हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अध्याय 4 सांवले सपनों की याद के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको क्लास कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। यानी महान पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया और वो एक महान पक्षी प्रेमी बन गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक बार सालिम अली के बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर एक गोरैया गिर पड़ी थी। क्या हुई थी? एक गोरैया उनकी एयर गन से घायल होकर गिर पड़ी। सालिम अली ने इस पक्षी की देखभाल, सुरक्षा और इसके बारे में नाना प्रकार की जानकारियां एकत्रित करना शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में पक्षियों के प्रति क्या हो गई? रुचि उत्पन्न हो गई। इस घटना और पक्षियों के बारे में बढ़ती हुई रुचि और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक महान पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिनसे उनकी आंखें नम हो गई थी। यानी कि सालिम अली ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने किन बातों को रखा था जिसकी वजह से उन बातों से प्रभावित होकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा कि सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उस शांत घाटी की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए थे। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा करने, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि बातें उठाई होगी। और सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें और पर्यावरण के प्रति इस प्रकार की चिंता को देखकर ही शायद चौधरी चरण सिंह की आंखें क्या हो गई होगी? भर आई होगी। यानी कि उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता को इस प्रकार से व्यक्त किया होगा कि प्रधानमंत्री को भी अपने मन में उनका एहसास हुआ होगा और जिस कारण से इन बातों को समझकर उनकी भी आंखें क्या हो गई? भर आई होगी। अगला प्रश्न देखें। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी लॉरेंस की जो पत्नी थी फ्रीडा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी इस कथन के माध्यम से वो क्या व्यक्त करना चाहती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस क्या थे? प्रकृति और पक्षियों से असीम प्रेम करते थे। यानी वो भी सालिम अली की तरह महान प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने घर की छत पर बैठने वाली गोरैया को बहुत प्रेम करते थे और वे घंटों उसके साथ समय बिताते थे। गोरैया और लॉरेंस एक दूसरे से काफी क्या हो गए थे? घुल मिल गए थे। और पक्षियों के प्रति लॉरेंस के इस प्रेम को दर्शाने हेतु ही वह क्या करती थी? वह ऐसा बताना चाहती थी कि वो एक महान प्रकृति प्रेमी थे और इसी तथ्य को व्यक्त करने हेतु उन्होंने इस कथन को कहा होगा। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों का हमें आज से स्पष्ट करके बताना है। तो देखें, पहला कथन है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो यहाँ पर जो ये कथन है वो किस स्वरूप में कहा गया है उसका हमें आज से बताना है। तो अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था। ठीक उन्हीं की तरह सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए पूरी तरह समर्पित कर चुके थे। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति की तरह सरल, सहज, भोले और निश्चल हो चुके थे। ठीक है, जिस प्रकार लॉरेंस एक महान प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे, ठीक उसी तरह सालिम अली भी एक महान पक्षी और प्रकृति प्रेमी बन चुके थे और वो भी प्रकृति की तरह बिल्कुल सरल, सहज, भोले और निश्चल हो चुके थे। और यहाँ पर
जो नैसर्गिक जिंदगी की बात की गई है, उस नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ है। पहला, प्रकृति में खो जाना, यानी कि पूरी तरह प्रकृति में हो जाना। दूसरा, प्रकृति के समान कैसा हो जाना, सरल और सहज हो जाना। ठीक है। दूसरा कथन है हमारे सामने, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा पाएगा। तो यहां पर जो ये कथन कहा गया है वो सालिम अली के बारे में कहा गया है कि लेखक इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा कोई पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है, अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भी भर दे या फिर अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में भी डाल दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने उसके अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। उनके मन में जो प्रकृति प्रेम जागा था वो उनकी खुद की जिज्ञासा से जागा था। दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देकर भी इस तरह का पक्षी प्रेम उनके मन में फिर से नहीं जगा सकता। वे क्या थे, वे मौलिक थे, यानी उनकी जो प्रकृति के प्रमित जो जिज्ञासा थी, जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, वो सब क्या थे, वो मौलिक थे, वो किसी दूसरों की उपज नहीं थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। यानी इसका आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस कथन का आशय क्या होगा? तो इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया, यानी वो ऐसा नहीं है कि एक वो क्षेत्र विशेष से ही बंधे हुए थे। उन्होंने लगभग भारत के सभी स्थानों पर भ्रमण किया और अलग अलग तरह की जानकारी एकत्रित की थी। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से संबंधित नहीं थे या उनसे बंधकर नहीं रह गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें क्या किया, उन्हें संजोया। इस तरह उनका कार्य क्षेत्र समुद्र की तरह क्या था, बहुत ही विशाल था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखें, पहली विशेषता है वो है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, यानी इस पाठ में लेखक ने कई सारी भाषाओं के शब्दों का मिश्रित रूप में उपयोग किया है। जैसे उन्होंने कई कई उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, कई कई तद्भव, कई कई संस्कृत, इन सभी प्रकार की भाषाओं का शब्द प्रयोग किया है। जैसे कुछ शब्द की हम बात करें, जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोशी, सैलानी, सफर, तमाम, आखिरी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं से एकत्रित करके इस पाठ में संजोया है। अगला, मुहावरेदार भाषा, यानी लेखक ने जगह जगह मुहावरे का बहुत ही शानदार ढंग से प्रयोग किया है, जिसके कारण वो भाषा को सरस, रोचक और बिल्कुल सजीव बना देते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा। दूसरा कथन, यह दुनिया उन्हें बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो इस तरह उन्होंने मुहावरों का काफी बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया है। तीसरा उन्होंने प्रयोग किया है संवाद शैली का प्रयोग, यानी लेखक ने अपने इस संस्मरण में संवाद शैली द्वारा ऐसा प्रभाव या भाव उत्पन्न कर दिया है जिससे लगता है कि मानो दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। जैसे उदाहरण, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। इसी तरह मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इस तरह इन्होंने अध्याय में संवाद शैली का काफी सजीव निरूपण किया है। चौथा, बिंबात्मकता। क्या? बिंबात्मकता, यानी कि लेखक द्वारा इस पाठ में जगह जगह इस तरह सब चित्र प्रस्तुत किया है कि उनका दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है, यानी ऐसा लगता है कि वो घटनाएं हमारे सामने ही हो रही है। जैसे इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
तो इस तरह लेखक ने इन महत्वपूर्ण भाषा शैली का इस अध्याय में अच्छे से उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली जाने माने क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। वे अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में वे दुर्गम स्थानों पर भी घंटों बैठना उनकी क्या थी? आदत थी। वे पर्यावरण के प्रति काफी चिंतित थे, इसीलिए पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। वे प्रकृति की दुनिया में इस तरह एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो सावले सपनों की याद नामक इस पाठ में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के उन सपनों का चित्रण है जो वे खुली आंखों से देखते रहे और उन्हें अनुभव करते रहे। लेखक जाबिर हुसैन ने उन्हीं सपनों की यादों का सब चित्र इस संस्मरण में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उन्होंने पाठ में यमुना के सावले पानी और वृंदावन से जुड़ी यादों का संगम भी क्या किया है? चित्रित किया है। इस तरह यह शीर्षक पूरी तरह क्या है? सार्थक प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो देखें, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को क्या करना होगा? रोकना होगा। और खाली जगह पर अधिक से अधिक क्या करना होगा? वृक्षारोपण करना होगा। दूसरा, हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना होगा। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना होगा जो कैसी हो? रिसाइकल बिन हो, या फिर वो आसानी से जमीन में क्या हो जाए? मिल जाए, यानी कि जमीन के अंदर गल कर वो मृदा में मिल जाए। चौथा, हमें छोटे छोटे पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष रूप से ध्यान करना होगा ताकि वो क्या हो? जल्दी से विकसित होकर एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर सके। फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी और कचरों का हमें उचित तरीके से निपटान करना होगा। फिर हमें कूड़ा करकट, गंदगी जैसी चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि उनका सही जगह क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना चाहिए। और इसके अलावा हम पर्यावरण के प्रति हमें लोगों में भी क्या करनी चाहिए? जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें उसका महत्व समझाना चाहिए और इन सभी उपायों या प्रयासों की मदद से हम पर्यावरण को बचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अध्याय के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।